Class, we are with the CBSE sample question paper 21-22, term 1 for class 12 economics, and we were doing section C. Section C contains 12 questions and you have to attempt only 10 questions. So we finished up till question number 54, and now 55 to 60 are left, and they are based on the case study. So first we will do the case study. We will read it and see what does it say. चलिए हम तैयार हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 55 से लेके 60 तक करेंगे. जो सारे बेसिस क्या है ऑन दिस फॉलोइंग डेटा, ये जो केस स्टडी है. और let us just read. India's post-1990 economic strategy entailed three important breaks with the past. Breaks with the past मतलब जो हमारा पास्ट था उससे हम जो अलग रास्ता हमने अपनाया इस पे था. इंडियाज़ पोस्ट मतलब आफ्टर 1990 इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे ही है ये. ठीक है. और मैं बता दूं कि ये कहाँ से लिया गया है. सोर्स बोलते हैं कि ये जो एग्जर्प्ट लिया है, जो पैराग्राफ्स लिए हैं फ्रॉम लाइक 1991 द 2021 क्राइसिस प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी. लाइक 1991 लिखा हुआ है, जिस तरह से 1991 है, 2021 जो है क्राइसिस जो है presents an opportunity. It is by C. Rangarajan, 22nd January 2021, और ये लिया गया है livemint.com से इसको लिया. That is a source. Now just read it. Of course, when you're reading in the examination hall, be very fast. लेकिन just because you want to practice and to see, पहली बारी धीरे धीरे पढ़ना, और so that you don't have to read it again. Or read it, two things you can do. Read it very fast, look at the questions and go back to it. So when I saw the questions, like you know what I do, मैं क्या करती हूँ, पहले questions देखती हूँ. मुझे questions से ऐसा लगा कि बहुत सारे questions इसी को रेफ़र कर रहे हैं, the case study. इसलिए it is almost like जैसे होता है ना इंग्लिश में when you are doing an unseen passage, वहाँ से comprehension, वैसे ही लगा मुझे. इसलिए अब इसको ध्यान से पढ़ना. India's post-1990 economic strategy entailed three important breaks with the past. तीन बेसिस पे हम जो पास्ट में जो पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे थे उसे अलग रास्ता लिया. फर्स्ट था to dismantle the vast network of controls and permits that dominate the economic system. पहला ये था. Okay. Second था to redefine the role of the state as a facilitator of economic transactions and a neutral regulator rather than the primary provider of goods and services. तो फैसिलिटेट करना है, अब रेगुलेशन ज़्यादा नहीं करना है. तो रीडिफाइन, फिर से उन्होंने रोल जो था स्टेट का उसको फिर से एक बार बताया या रीडिफाइन किया, उसको सही किया अपने हिसाब से कि अब फैसिलिटेटर होगा, इट विल हेल्प करेगा रादर देन रेगुलेट करना, एकदम कंट्रोल नहीं करेगा, हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा. जो आप कर रहे हो उसको, उसमें आपकी मदद करेगा. थर्ड, टू मूव अवे फ्रॉम अ regime ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड टू इंटीग्रेट फुली विद द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम. फिर इतने साल हम लोग ने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बनाना शुरू किया था जो कि हम इम्पोर्ट करते थे, वो ख़त्म किया. और उन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन था. सो वी मस्ट फुल्ली इंटीग्रेट विद अ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम. इसके लिए आप नहीं बोल सकते कि हम नहीं इम्पोर्ट करेंगे. ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज है तो क्यों नहीं इम्पोर्ट करोगे, करो. एंड इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा. सो ये 3 थिंग्स आ गए. अब देखो, द 1991 रिफॉर्म्स unleashed the energies of Indian entrepreneurs and gave untold choice to the consumers. बहुत सारी choices आ गई consumers के पास अब. And changed the face of the Indian economy. बिल्कुल इंडियन इकोनॉमी लगा कि बदल ही गया. The reform agenda constituted a paradigm shift. एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ and has defined the broad contours of economic policy making for 3 decades. और 3 दशक के लिए इन्होंने ब्रॉडली इकोनॉमिक पॉलिसी को डिफाइन किया है, ब्रॉड कॉन्टूर्स पे. बेसिकली ये 3 कॉन्टूर्स आपने जो देखे हैं, जो मुद्दे हैं, इसमें बता रहे हैं कि क्या क्या किया. जैसे लिबरलाइजेशन was adopted as the guiding principle of governance, and all the governments since 1991 have broadly stuck to that path. Guiding principle was liberalization. Liberalization means breaking away from all controls by the government. So that was the guiding principle, to be more liberal. Second, today we don't need a paradigm shift. आज के दिन में हम लोग के पास जो भी है उसी के ऊपर वर्क करना है. We don't really need to shift. We need to look at individual sectors. जो हमने रिफॉर्म्स लाए हैं, अब इंडिविजुअली सारे सेक्टर्स को देखना है एंड सी एंड देखना है विच वन ऑफ दीज नीड्स, इनमें से कौन से ऐसे हैं जिसमें रिफॉर्म्स चाहिए टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी. तो इट इज़ नॉट दैट यू आर प्रोटेक्टिंग देम, लेकिन किस तरह से उसमें कॉम्पिटिटिवनेस लाएं ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े. The power sector, the financial system, governance structures, and even agricultural marketing needs reforms. इन जगह थोड़ी reforms चाहिए हमें. क्यों चाहिए? ताकि उसमें competitive environment आए और इसमें efficiency जो है वो improve करे. अब ये कहते हैं today's reforms also require much more discussion and consensus building. Important है ये इंडिया के लिए. हम लोग का फेडरल स्ट्रक्चर है, सो वी नीड अ लिटिल मोर डिस्कशन और साथ साथ कंसेंसस बिल्डिंग. मतलब वी शुड ऑल्सो बिलीव इन कमिंग टू सम एक एग्रीमेंट पे आना है. कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए. द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क इन टैंडम विद द स्टेट गवर्नमेंट. एग्रीमेंट होना चाहिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में. एंड कंसल्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. और जिसके बारे में आप पॉलिसी बना रहे हो, जैसे अगर फार्मर्स हैं फार्मर्स, टीचर्स हैं टीचर्स, बिजनेसमैन है बिजनेसमैन, ठीक है, उनके साथ आप, या मज़दूर है मज़दूर, वो उनको भी कंसल्ट करो ना. अगर आप उनके लिए कुछ कर रहे हो तो स्टेक होल्डर जो भी है जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो उनकी भी एग्रीमेंट होनी चाहिए. ठीक है. इम्पैक्टेड बाय रिफॉर्म, ये सारे आप जो रिफॉर्म ला रहे हो उनकी डिसीशंस, उनको जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन पे आपका रिफॉर्म डिसीशंस जो आपकी जो चेंज होगी या लाएंगे उनको भी पता होना चाहिए. उनको भी आप लो, उनकी भी एग्रीमेंट लो. टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग आर क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट
in the new reforms agenda. सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग, टाइम क्या है और किस सीक्वेंस में आना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इन द न्यू रिफॉर्म्स एजेंडा में होना चाहिए. दैट्स व्हाट ही सेड. ओके, नाउ वी विल कम टू दीज क्वेश्चंस. पहले ही बता दिया था 55 to 60 एंड दैट्स द एंड. तो उसके बाद ख़त्म. 55 अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट. अब गिवन टेक्स्ट जैसे ही आई टोल्ड यू ना, always read the questions first. और जैसे ही देखा given text, which means you must read the text properly. So according to the given text, dash was adopted as the guiding principle of governance and all governments since 1991. तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि क्या है. तो एनीवेज मॉडर्नाइजेशन, बिफोर दैट यू रीड, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिबरलाइजेशन वॉज अडॉप्टेड एज द गाइडिंग प्रिंसिपल. सीधा लिखो यहाँ पे, बी को आपने अपने OMR शीट में कलर कर देना है. ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 56. और इसमें स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं. आपको देखना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है. स्टेटमेंट 1, 1991 was a landmark movement in India's post-independence history as that changed the nature of the economy in fundamental ways. ठीक है. Statement 1, 1991 was a landmark movement in India's post-independence history as that change the nature of the economy in fundamental ways. ठीक है. तो आपको लगेगा सही है नहीं है. So that is what we have to see. Okay. Then you have next है statement 2. स्टेटमेंट 1 ऐसे मुझे तो पहले ऐसे लगा था बिल्कुल एब्सोल्युटली एकदम ठीक है, बट एनीवेज वी जस्ट सी. तो स्टेटमेंट 2 देखो, इंडियाज इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट लॉन्च्ड अ मल्टी pronged रिफॉर्म्स एजेंडा टू रिपेयर इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस शीट एंड इग्नाइट ग्रोथ. क्यों लाया गया? टू ब्रिंग अबाउट ए ग्रोथ, है ना. और सारी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आ जाता है आपके, बैंकिंग, देन बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसमें ग्रोथ लाने के लिए. ठीक है. तो लेट्स जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेटमेंट. ऐसे देखो, 1991 was a landmark movement in India's post-independence history. Post-independence history आपने यहाँ देखना है कि India's post 1990 economic strategy. तो ये क्या आ गया? Post-independence history as that change the nature of economy as a fundamental way. So that's not correct. So statement 2 is D is a correct. Sorry, as you see, both this 1991 was a landmark movement. Statement 1 and 2, both the statements are true, as you see that. Okay. Now let's just take question number 57. Let me just check. So now we have question number 57, assertion and reasoning का question है. India's pre-1990 economic strategy dismantles the vast network of controls and permits that dominated the economic system. तो कैच है देखना इसमें. मैंने पहले सोचा था
ए सही है, assertion सही है, नहीं है, ये pre नहीं है. Okay, it is post. Remember, India's post 1990. So this is not assertion A is false. Let's just take reasoning. The 1991 reforms unleashed the energies of Indian entrepreneurs, gave untold choice to consumers and changed the face of Indian economy. बिल्कुल सही है. Second, अगर आप text देखोगे तो उसके according D is the correct answer. That is assertion, that is A is false, but reason is true based on what we've done. Okay, so I'll just show it to you. वहाँ पे pre लिखा था, यहाँ पे post है. ठीक है, so that was not right. और statement 2 अगर आपने देखा है, unleash the energies of the Indian entrepreneurs and gave untold choice to the consumers. ठीक है, and change the face of the Indian economy. तो जो इतनी सारी choices consumer के पास आ गई, पहले कभी नहीं थी. So obviously D is the correct option. So assertion A is false, but reason is true. Now we come to question number 58. In the light of the given text and common knowledge, identify the incorrect statement. याद रखो, incorrect. What is this incorrect? Which means सारे correct statements होंगे, there will be some incorrect statement. तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. और ऐसे कभी कभी you can just, जिसमें इतनी सारी पढ़ना पड़े और आपको each one पढ़ना पड़े, you can also ignore it, क्योंकि इसमें आप 2 questions छोड़ सकते हो, सिर्फ 10 करने हैं. तो इसमें अगर आपके पास टाइम नहीं है and you have to read the whole thing, you could have. But anyways, just let's देखते हैं. A, तो incorrect statement होना चाहिए. A severe balance of payment problem triggered an acute economic crisis in 1991. बिल्कुल सही है. ठीक है, ये correct है. B देखना. In 1991, the economic and political leadership launched a multi-pronged reforms agenda to repair the macroeconomic situation of the nation. ये अभी देखा, बिल्कुल सही है. फिर in post 1991 situation देखा गया, the state was given the role of primary regulator of the economy. याद है हम लोग ने वहाँ मार्क किया था facilitator. तो ये गलत है. This is the incorrect statement. और एक ही incorrect है. Please, you can mark it down as C, and that's the correct option. Now we come to 59 question. 59th question is, read the following statement carefully and choose the correct alternatives. Statement 1, timing and sequencing are critically important in the post-economic reform agenda. ठीक है, याद है हम लोग ने जो लास्ट सेंटेंस वहाँ पढ़ा था कि टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट्सेट्रा. तो येस, दिस इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट. स्टेटमेंट 2, पोस्ट पैंडमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया रिक्वायर अ पैराडाइम शिफ्ट. उन्होंने बोला नहीं, ये नहीं, पैराडाइम शिफ्ट नहीं चाहिए, वहीं पे इम्प्रूवमेंट चाहिए. सो वी कैन से दैट स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false. We can put it as C. 60. Read the statements, assertion and reason. Assertion में है, it's all connected to that. The 1991 reforms released the vitalities of the Indian business persons. The 1991 reforms जो एक इंडियन बिजनेस पर्सन्स थे, उनके अंदर में जो भी उनको करना था, अब इतनी ज़्यादा अड़चनें नहीं थी, तो दे हैड एवरी, वो कुछ भी कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते थे, कहीं कुछ भी कर सकते थे. तो उनके अंदर की जो एक तरह से वो एक्टिव हो गए, वाइटैलिटी, मतलब खुश हो गए, वाइटैलिटी, एनर्जी आ गई, एनर्जाइज्ड हो गए कि वाह अब हम भी कुछ कर सकते हैं.
So statement assertion is this. Let's read the reason. The reform agenda established a paradigm shift and defined the broad outlines. जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी थी पिछले वक्तों से एक बिल्कुल शिफ्ट हुआ था और ब्रॉड आउटलाइन हुई थी, ब्रॉड आउटलाइन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग फॉर ईयर्स टू कम. 3 decades तक तो बिल्कुल वही चला एंड ईयर्स टू कम हमने वही फॉलो किया. आई थिंक एज यू सी दैट बोथ ऑफ देम आर ट्रू. मतलब both assertion and reason, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. With that, we've finished with this particular sample paper. You must do, there are 4-5 sample papers in your you like and all, you must do all of them. वो सारा करो and I'm sure कि आप बस प्रैक्टिस मेक इट द मैन. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा. एंड ऑल द वेरी बेस्ट.